नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका खबरीलाल न्यूज में। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं डेविल्स डाइनर के फाइनल 2 एपिसोड्स पर, जहां पर कहानी अपने चरम पर पहुंच रही है और आपको कई रोमांचक, रहस्यमय और चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिलेंगे। इन 2 अंतिम एपिसोड्स में न केवल पिछले सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, बल्कि कुछ ऐसे रहस्य भी सामने आएंगे जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो। इस वीडियो में हम केवल इन फाइनल एपिसोड्स की गहराई से व्याख्या ही नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम उस रहस्यमयी व्हील ऑफ समासारा के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, जो इस पूरी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह गेट क्या दर्शाता है, इसकी वास्तविकता क्या है, आखिर इस गेट के माध्यम से कौन सी घटनाएं संचालित हो रही थीं, और इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये सब जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप इस अद्भुत कहानी की पूरी गहराई को समझ सकें और कुछ भी मिस न करें। और हाँ, अगर आपने अब तक इस सीरीज के पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले उन सभी को देख लें, क्योंकि यह फाइनल एपिसोड पूरी तरह से पिछले भागों से जुड़े हुए हैं। बिना उनकी समझ के आपको इस कहानी का असली मजा नहीं आ पाएगा। उन पुराने भागों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर पहले उन्हें देख सकते हैं। अब बिना किसी और देरी के चलिए सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस आखिरी सफर में हमारे मुख्य पात्रों के साथ आखिर क्या होने वाला है। 5वें एपिसोड की शुरुआत कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम आन है। हमें उसे एक सुनसान सड़क पर चलते हुए दिखाया जाता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पेट में एक अजीब सी मरोड़ उठती है। वह खुद को रोक नहीं पाता और गलती से एक सड़क किनारे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर उल्टी कर देता है। यह देखकर वह आदमी बेहद गुस्सा हो जाता है और भड़क उठता है। वह आन को गुस्से में बुरा भला कहता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह समझ जाता है कि आन ने यह सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि यह एक दुर्घटना थी। इसलिए वह ज्यादा हंगामा किए बिना शांत हो जाता है और थोड़ी झुंझलाहट दिखाने के बाद वहां से आगे बढ़ जाता है। आन खुद भी इस घटना से हतप्रभ था, क्योंकि उसने अपने मुंह से मांस के टुकड़े और खून को बाहर निकलते हुए देखा था। ये देखकर वह बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि यह पूरी तरह असामान्य था। वह सोचने लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी कुछ ही पलों बाद अचानक एक लड़की भी उसी जगह आ जाती है। इस लड़की का नाम वी होता है। वी भी चलते चलते अचानक से रुकती है और उसी आदमी के ऊपर उल्टी कर देती है, जिस पर कुछ सेकंड पहले आन ने की थी। अब यह देखकर वह आदमी पूरी तरह से चौंक जाता है और गुस्से में कहता है कि आज उसका दिन बहुत ही खराब जा रहा है। पहले एक लड़के ने उल्टी की और अब एक लड़की ने भी वही कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो यह कोई संयोग नहीं, बल्कि कोई रहस्यमयी घटना हो रही हो। वी को अब उस आदमी के लिए बुरा महसूस होता है, इसलिए वह उसे साफ करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी अचानक वह खुद ही बेहोश हो जाती है। यह देखकर वह आदमी घबरा जाता है और मदद के लिए पुकार लगाता है। आन, जो पास में ही बैठा था और पहले से ही परेशान था, तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। वह जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालता है और वहां से एक छोटा सा कप निकालता है, जिसमें हर्बल टी होती है। यह हर्बल टी वह हमेशा अपने पास रखता था, शायद किसी खास वजह से। आन वी के मुंह में यह हर्बल टी डाल देता है ताकि वह होश में आ सके। शुरुआत में वी आन से ज्यादा बातचीत नहीं करती है और उसे थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में जब उसे थोड़ा आराम महसूस होता है, तो वह खुद ही आन से पूछती है कि क्या वे पास के किसी कैफे में जा सकते हैं। हालांकि उस समय रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और आसपास कोई भी कैफे खुला नहीं था। इस कारण आन उसे अपने साथ एक खास जगह पर ले जाने का फैसला करता है। यह जगह थी डेविल्स डाइनर, जो पास में ही मौजूद था। इस डाइनर की खासियत यह थी कि यह 24 घंटे खुला रहता था और शायद यहीं से कहानी का असली रहस्य खुलने वाला था। जैसे ही वे दोनों उस डाइनर के अंदर प्रवेश करते हैं, हम एक दर्शक के रूप में वहां 2 खाली बल्ब्स को देखते हैं। ये छोटे छोटे संकेत ही आगे की कहानी में बड़े खुलासों का हिस्सा बनने वाले थे। तभी उनकी नजर अचानक उसी रहस्यमयी
डेमोनिक गेट पर पड़ती है, जिसे देखकर वे दोनों पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। यह गेट अपने आप में इतना रहस्यमय और आकर्षक था कि वे बस इसे खोलने की कोशिश करने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन ठीक तभी पीछे से एक बारटेंडर वहां आता है और उन दोनों को इस गेट को खोलने की कोशिश करने के लिए उकसाने लगता है। वह यह भी बताता है कि इस गेट को एक पिता और उसके बेटे ने मिलकर पूरे 40 साल की मेहनत के बाद बनाया था, लेकिन कुछ समय पहले वे दोनों किसी रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। यह सुनकर आन के मन में एक अजीब सा डर समा जाता है और वह वी को इस गेट को छूने या खोलने से मना कर देता है। अब वी को भूख लगने लगती है और वह बारटेंडर से खाने के लिए कुछ मांगती है। वह उसे पिजन पॉरेज, कबूतर से बनी दलिया जैसी डिश परोसता है। यह एक सामान्य डिश थी जो उस देश में रोजमर्रा के खाने में शामिल थी, लेकिन जब वी इसे खाती है तो उसे यह बहुत स्वादिष्ट लगती है। वह आन से मजाक में कहती है कि अगर वह कभी फिर से बेहोश हो जाए तो आन को उसे इस डाइनर में लाकर यही पॉरेज खिलाना चाहिए। यह उसकी ओर से एक इनडायरेक्ट संकेत था कि वह आन से दोबारा मिलना चाहती है, यानी कि वह उसे भविष्य में डेट्स के लिए बुला रही थी। इसके बाद वे दोनों डाइनर में काफी देर तक बैठे रहते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं। लेकिन यह सब कुछ इतना सीधा साधा नहीं था, क्योंकि इस डाइनर के अंदर और भी कई राज छिपे थे जो आगे चलकर कहानी को और भी गहराई और रहस्य से भर देने वाले थे। बारटेंडर ने देखा कि वी और आन के बीच का रिश्ता दिन ब दिन और भी गहरा होता जा रहा था। उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताते देखना उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसने दोनों को पहली बार तब देखा था जब वे अनजाने में मिले थे और अब वे एक दूसरे के साथ हर पल बिताना पसंद करने लगे थे। चूंकि वी और आन ने कुछ समय पहले ही एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए थे, इसलिए अब वे लगभग हर रोज एक दूसरे से संपर्क में रहते थे और देर रात तक साथ बार में अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद वी अक्सर आन से मिलने जाती थी और वे दोनों मिलकर शहर की खाली सड़कों पर घूमते, हंसते, बातें करते और नाइट लाइफ का आनंद लेते। उनकी मुलाकातें अब उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुकी थीं। वे दोनों अपनी दुनिया में इतने खो जाते थे कि उन्हें वक्त का एहसास ही नहीं होता था। एक रात जब वे दोनों डेविल्स डाइनर के पास वाले पुल पर लेटे हुए थे, तब वी ने अपने हाथों के टैटू दिखाने शुरू किए। वह अपने टैटू के बारे में बहुत गर्व से बता रही थी और उनमें से एक टैटू उसके दिल के बेहद करीब था, एक लोटस का टैटू। उसने आन को बताया कि उसे यह टैटू बहुत पसंद है, क्योंकि लोटस फूल कीचड़ में भी खिलता है और यह उसे जीवन की कठिनाइयों के बावजूद मजबूत बने रहने की प्रेरणा देता है। वी के इस विचार से प्रभावित होकर आन ने तुरंत उसके लिए एक गाना गाना शुरू कर दिया। इस छोटी सी मगर खूबसूरत रात के बाद यह दोनों के लिए एक आदत बन गई। वे हर रोज साथ मिलते, बातें करते और इस पल को जीते। कुछ दिनों बाद आन ने यह सोचकर कि वी को लोटस बहुत पसंद है, एक खूबसूरत लोटस के फूलों का गुलदस्ता खरीदा और उसे देने के लिए बार के बाद। लेकिन तभी उसने देखा कि वी का एक रेगुलर ग्राहक उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। यह देखकर आन का मन खट्टा हो गया। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई और वी के साथ इतना घुल मिल रहा है। बिना कुछ कहे उसने वह गुलदस्ता काउंटर पर रख दिया और बिना वी से मिले ही अपनी शॉप पर वापस चला गया। कुछ समय बाद जब वी उसे लेने के लिए उसकी शॉप पर आई, तो आन ने अपने मन की उलझन छिपाते हुए सामान्य तरीके से व्यवहार किया। उसने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया और दोनों पहले की तरह ही शहर की सड़कों पर घूमने निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने एक नई आदत विकसित कर ली। वे दोनों एक खास सड़क पर लेट जाते और आसमान में एक खास समय पर उड़ने वाली फ्लाइट का इंतजार करते। जब फ्लाइट उनके ऊपर से गुजरती तो वे जोर जोर से चिल्लाते और हंसते। यह उनका खास रिवाज बन गया था। उसी समय वही होमलेस आदमी, जिसकी वजह से उनकी पहली मुलाकात हुई थी, वहां से गुजर रहा था। जब उसने उन दोनों को फिर से साथ देखा तो वह हैरान रह गया। वह कुछ अजीब बातें बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया, लेकिन वी और आन को यह देखकर हंसी आ गई। आगे चलकर आन ने वी को एक खास गिफ्ट दिया, एक ब्रेसलेट, जिसका जोड़ीदार ब्रेसलेट खुद आन के पास था। इस ब्रेसलेट की खासियत यह थी
कि जब दोनों ब्रेसलेट पास आते तो वे एक पूरा दिल बना देते। यह चीज वी को बहुत पसंद आई और उसने आन को खुशी खुशी किस कर लिया। यह उनके रिश्ते का एक खास और खूबसूरत पल था। धीरे धीरे वी आन के साथ और ज्यादा समय बिताने लगी और कुछ ही समय बाद उसने आन के घर में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। शिफ्टिंग के दौरान जब वी अपनी अलमारी में सामान रख रही थी, तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उसे वहां एक लड़की की पैंटी मिली, जिससे वह बेहद परेशान हो गई। अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा कि शायद आन उसे धोखा दे रहा है। इस विचार से उसके मन में संदेह और उदासी भर गई। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई और सीधे अपने बार में पहुंच गई। उस दिन बार में वही रेगुलर कस्टमर फिर से मौजूद था, जो उससे पहले भी फ्लर्ट कर रहा था। वह फिर से उसी अंदाज में वी से बात करने लगा। बार लगभग बंद हो चुका था और सभी ग्राहक वहां से जा चुके थे। तभी उस कस्टमर ने अचानक वी को पकड़कर किस कर लिया, लेकिन इसी दौरान दरवाजे पर खड़ा आन यह सब देख रहा था। यह देखकर उसका दिल पूरी तरह से टूट गया और बिना कुछ कहे वह वहां से चला गया। हालांकि आन यह नहीं देख पाया कि वी ने तुरंत गुस्से में आकर उस कस्टमर को थप्पड़ मारा और उसे बाहर निकाल दिया। वी अपने प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखना चाहती थी। महत्वपूर्ण बात, वह सच में आन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने तुरंत आन को कॉल किया, लेकिन उसने उसका फोन नहीं उठाया। आन सीधा डाइनर में चला गया और बारटेंडर को पूरी घटना बता दी। बारटेंडर ने उसे समझाने की कोशिश की कि जलन जलसी एक बहुत ही नकारात्मक भावना होती है और इससे रिश्ते में अनावश्यक गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। उसने सलाह दी कि आन को वी से बात करनी चाहिए, लेकिन गुस्से में भरा आन कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसने झुंझलाहट में अपना ब्रेसलेट उतारा और गली में फेंक दिया। संयोग से वह ब्रेसलेट उसी होमलेस आदमी के ऊपर गिरा, जिसने उसे उठाकर अपने पास रख लिया। उधर वी आन के घर पर थी और उसके लौटते ही उसने गुस्से में उससे उस लड़की की पैंटी के बारे में पूछा। आन को सच में कुछ भी याद नहीं था कि वह किसकी थी और वह खुद इस बारे में उलझन में था। हालांकि गुस्से में उसने भी वी पर आरोप लगाते हुए उसे उस घटना की याद दिलाई जब उस कस्टमर ने उसे किस किया था। चूंकि आन ने केवल वह हिस्सा देखा था जहां वी को किस किया जा रहा था, इसलिए उसे बाद की सच्चाई नहीं पता थी। यह सुनकर वी को और भी गुस्सा आ गया। उसने आन को पूरी सच्चाई बताई, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार गुस्से में आकर वी ने आन के पालतू टर्टल माइकल जैक्सन को उठा लिया और वहां से चली गई। इस टर्टल के नीचे लिखा था, मुझे कभी मत भूलना। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि आन को बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसे यह टर्टल किसने गिफ्ट किया था। यह एक बड़ा रहस्य था, लेकिन फिलहाल वी को सिर्फ इतना पता था कि वह बहुत नाराज थी और इसलिए उसने माइकल जैक्सन को उठाया और गुस्से में वहां से चली गई। आन और वी के बीच जिस तरह की गलतफहमियां और भावनात्मक उथल-पुथल चल रही थी, उसके कारण दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा तूफान आ गया था। हालांकि आन ने पूरी कोशिश की थी कि वह वी को समझा सके और उसे मना सके ताकि वह उससे नाराज होकर न जाए। उसने बहुत ही नरमी से वी से बात की, उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं था। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि वी भी उसकी बातों को समझ रही है। वह कुछ हद तक पिघल भी गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अब रुकने का मन बना रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक से आन की कलाई की तरफ चली गई और उसने देखा कि वह ब्रेसलेट, जो उनकी खास निशानी था, अब उसकी कलाई पर नहीं था। यह देखकर वी की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे ऐसा लगा कि आन अब इस रिश्ते को गंभीरता से नहीं ले रहा है, कि उसके लिए वह ब्रेसलेट भी मायने नहीं रखता, जबकि उनके रिश्ते में उस ब्रेसलेट का एक खास महत्व था। यह सोचकर उसका गुस्सा और बढ़ गया और वह वहां से तुरंत निकल गई। रास्ते में वह बेहद भावुक और आहत महसूस कर रही थी। उसने बहुत सोचा, लेकिन उसका गुस्सा और दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार उसने भी गुस्से में अपने ब्रेसलेट को जोर से हवा में उछालकर सड़क के किनारे फेंक दिया। लेकिन संयोग कुछ ऐसा था कि उसका ब्रेसलेट भी उसी बेघर आदमी के ऊपर जा गिरा जिस पर पहले आन का ब्रेसलेट गिरा था। वह आदमी, जो पहले से ही इन दोनों की किस्मत से परेशान था, अब और भी ज्यादा हैरान हो गया।
उसने मन ही मन सोचा कि ये दोनों लोग उसे कभी भी चैन से जीने नहीं देंगे। वह अपनी जगह पर बैठा सोचता रहा कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या चल रहा है कि दोनों का सामान बार बार उसी के पास गिरता है। उधर वी के जाने के बाद आन की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। उसे अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ और फिर अचानक से उसके मुंह से खून और मांस का टुकड़ा बाहर आ गया। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। दूसरी ओर वी इस वक्त बारटेंडर के पास पहुंच चुकी थी। उसने ठान लिया था कि उसे अब आन को भूल जाना है। उसने बारटेंडर से कहा कि वह उसे कोई ऐसा तरीका बताए जिससे वह अपने दिल से आन की यादों को मिटा सके। बारटेंडर ने पहले तो उसे समझाने की कोशिश की कि प्यार को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन वी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार बारटेंडर ने उसके लिए एक खास डिश बनाने का फैसला किया, जिससे वह आन की यादों को पूरी तरह भूल सकती थी। अगले दिन आन अपनी बिगड़ती तबीयत को लेकर डॉक्टर के पास गया। वहां डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच की और उसे बताया कि उसके हार्ट की लाइनिंग एक सामान्य इंसान के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा मोटी हो चुकी है। यह किसी भी मेडिकल साइंस के हिसाब से असंभव था कि वह अभी तक जिंदा है। डॉक्टर ने उसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यह सुनकर आन अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे अपनी मौत का एहसास होने लगा और यह जानकर वह पूरी तरह से निराश हो गया। रात होते ही आन बारटेंडर के पास पहुंचा। वह बहुत ही उदास था और उससे अपनी परेशानियों के बारे में बात करने लगा। बारटेंडर ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब उसे अपने लिए कोई और लड़की देखनी चाहिए जिससे वह अपना ध्यान हटा सके। लेकिन आन ने साफ कह दिया कि उसके लिए वी के अलावा कोई और लड़की मायने नहीं रखती। वह सिर्फ और सिर्फ वी से ही प्यार करता है। इस पर बारटेंडर ने एक अजीब बात कही। उसने आन से पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि वी अब तुम्हें पूरी तरह भूल चुकी है, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? आन इस बात को समझ नहीं पाया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब वह वी के बार में गया तो उसने देखा कि वी अब उसके साथ ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कि वह उसे जानती ही नहीं। यह देखकर आन को गहरा झटका लगा। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि वी को वास्तव में उसकी याद नहीं रही। उसने अंदाजा लगाया कि बारटेंडर ने वी के साथ भी वही किया होगा जो वह अब उसके साथ करने वाला था। अब आन को भी इस दर्द से छुटकारा चाहिए था। वह किसी भी तरह वी की यादों से मुक्त होना चाहता था। तभी बारटेंडर ने उसके लिए भी एक खास तरह की डिश बनाई। यह डिश पोरिस थी, जिसमें लोटस समेत कई विशेष तत्व डाले गए थे। इसे खाने के बाद वह वी को हमेशा के लिए भूल जाने वाला था, लेकिन इसके पीछे एक शर्त भी थी। इसके बदले में आन के मरने के बाद उसकी आत्मा बारटेंडर की हो जाएगी। आन इस पर सहमत हो गया। उसे अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए था, न वी की यादें, न उसका प्यार, न उसका अतीत। उसने वह पोरिज खा लिया और जैसे ही उसने उसे खाया उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। अब उसे वी की कोई भी याद नहीं रही। वह पूरी तरह से एक नए इंसान में बदल गया था। इस पूरी प्रक्रिया के बाद बारटेंडर ने उसे माइकल जैक्सन टर्टल वापस देते हुए कहा कि यह वही लड़की छोड़ गई थी, लेकिन उसने उसका नाम नहीं बताया। आन ने उस टर्टल को लिया और जाते जाते बारटेंडर से बस इतना कहा, अगर वो लड़की दोबारा डाइनर में आए तो उसे मेरा नंबर दे देना ताकि वो अपना टर्टल वापस ले जाए। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां आन और वी दोनों ही एक दूसरे की यादें खो चुके थे, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसी चीजें थीं, जैसे माइकल जैक्सन ब्रेसलेट और वह होमलेस आदमी, जो उनकी किस्मत को अभी भी आपस में जोड़कर रखे हुए थे। सवाल ये था कि क्या वे कभी दोबारा मिलेंगे? क्या उनकी यादें किसी तरह वापस आ सकती थीं, या फिर उनका प्यार अब सिर्फ अतीत का एक भूला बिसरा अध्याय बनकर रह जाएगा? अब आप शायद इस बात को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि आखिरकार आन के पास ये टर्टल आया कैसे। दरअसल यह पहली बार नहीं था जब आन और वी एक दूसरे को भूलने की स्थिति में आ गए थे।
बहुत संभव है कि इससे पहले भी उनके साथ ऐसी ही कोई घटना हो चुकी हो जिसके चलते यह टर्टल वहां पर मौजूद था। यही वजह थी कि टर्टल के ऊपर लिखा हुआ था, मुझे कभी मत भूलना। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि यह कोई सामान्य उपहार नहीं था, बल्कि इसे किसी खास मकसद से दिया गया था। और अगर हम इस बारे में और गहराई से सोचें, तो यह भी संभव है कि यह गिफ्ट किसी और ने नहीं, बल्कि खुद वी ने ही आन को दिया हो। शायद वी ने ही यह सुनिश्चित किया होगा कि टर्टल पर ये शब्द खुदे रहें, ताकि जब भी आन इसे देखे उसे कुछ याद आ सके। इतना ही नहीं, बल्कि अगर हम दूसरी चीजों को भी ध्यान से देखें, तो यह भी संभव है कि वो पैंटीज जो बार में पड़ी हुई मिली थीं, किसी और की नहीं बल्कि खुद वी की ही थीं। इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जब भी आन और वी का सामना होता था, तब उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती थी, एक अनतहा सा जुड़ाव महसूस होता था। शायद उन्हें अपनी पुरानी यादें धुंधली धुंधली सी महसूस होती थीं, मगर वे उन्हें ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जिस पल उन्होंने उस रहस्यमयी दरवाजे को छू लिया, उसी पल जैसे उनकी सारी खोई हुई यादें वापस लौट आईं। ऐसा लग रहा था कि यह दरवाजा कोई साधारण दरवाजा नहीं, बल्कि उनके अतीत से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण माध्यम था, जो उन्हें उनकी भूली बिसरी यादों तक ले जा सकता था। खैर, समय बीतता गया और आन का जीवन पहले की तरह ही अकेलेपन में डूबा रहने लगा। उसने अब किसी से ज्यादा बातचीत करना भी बंद कर दिया था। हालांकि वह वी को पूरी तरह से भूल चुका था, लेकिन फिर भी उसके मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। वह अक्सर एंजाइटी अटैक्स का शिकार हो जाया करता था। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर उसे इतनी घबराहट क्यों होती थी। हर बार उसे महसूस होता था कि जैसे उसके जीवन से कोई बेहद जरूरी चीज छूट गई हो, मगर वह चाहकर भी याद नहीं कर पा रहा था कि वह चीज क्या थी। फिर एक रात की बात है, जब आन अपनी नौकरी से वापस लौट रहा था। जैसे ही वह उस पुराने जाने पहचाने स्थान के पास पहुंचा, उसने खुद को एक अजीब सी परिस्थिति में पाया। एक बार फिर वह उसी बेघर आदमी के ऊपर उल्टी कर देता है, जैसे पहले कर चुका था। यह देखकर बेघर आदमी एक पल के लिए नाराज होता है, मगर फिर उसे इस स्थिति की आदत सी हो गई थी, इसलिए वह दूसरी तरफ जाकर चुपचाप सो जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार वी ने उसी बेघर आदमी पर उल्टी कर दी। अब हुआ यह कि वी उल्टी करने के बाद बेहोश हो गई, ठीक वैसे ही जैसे पहले आन के साथ हुआ था। मगर इस बार अंतर यह था कि आन के मुंह से खून भी निकल आया था। बेघर आदमी जो वहां मौजूद था, उसने इस दृश्य को गौर से देखा और फिर आन से कहा कि उसे वी की मदद करनी चाहिए। उसके हिसाब से आन और वी एक दूसरे के रिश्ते में थे और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। यह बात सुनकर आन हैरान रह गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, कैसे जानता है यह आदमी कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता था? आखिर इस बेघर आदमी के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जो खुद उसे भी नहीं था? लेकिन फिर भी फिलहाल आन इस बारे में ज्यादा सोचने की स्थिति में नहीं था। उसने वी की मदद की और जैसे ही वे दोनों थोड़ा सहज हुए, तो बेघर आदमी ने उन दोनों को एक और बड़ा झटका दिया। उसने उन दोनों के ब्रेसलेट वापस लौटा दिए। फिर उसने उन्हें बताया कि वे दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ अपना समय बिताया करते थे। इस बात को सुनकर आन और वी दोनों स्तब्ध रह गए। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ पहले क्या हुआ था। मगर अब धीरे धीरे उनके बीच बातचीत शुरू हो गई और वे फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों को महसूस हुआ कि उनके बीच एक अजीब सा कनेक्शन था, जो उन्हें बार बार एक दूसरे की ओर खींच लाता था। कुछ दिनों बाद वे दोनों उसी डाइनर में पहुंचे जहां से उनकी कहानी की शुरुआत हुई थी। वहां पर वे फिर से उसी रहस्यमयी दरवाजे को देखने लगे। यह वही दरवाजा था जिसे देखकर हमेशा उनके भीतर अजीब सी बेचैनी होती थी। तभी उनके सामने बारटेंडर आ गया। बारटेंडर ने उनकी ओर देखा और एक गहरी सांस भरते हुए कहा, सिर्फ सही स्पर्श ही इस दरवाजे को खोल सकता है। अगर तुम दोनों इसे खोल लेते हो, तो यह दरवाजा तुम्हें निर्वाण तक ले जाएगा, जो कि एक स्वर्ग जैसी जगह है। अब आन और वी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे अब समझ चुके थे कि यह दरवाजा साधारण दरवाजा नहीं था। यह उनकी स्मृतियों का, जैसे ही उन्होंने एक साथ उस दरवाजे को छुआ,
वैसे ही उनकी पुरानी सारी यादें उनके सामने चलचित्र की तरह दौड़ने लगीं। अब उन्हें यह भी याद आ गया था कि जो बीमारी आन को थी वही वी को भी थी, यानी कि उनके हार्ट की लाइनिंग सामान्य से काफी अलग थी। बस फर्क इतना था कि आन की हार्ट लाइनिंग सामान्य से ज्यादा मोटी थी और वी की काफी पतली। यही कारण था कि वे दोनों हमेशा अजीब अजीब सी परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। लेकिन इस बार वे अपनी यादों को खोने के लिए तैयार नहीं थे। वे अब सब कुछ जान चुके थे और एक दूसरे को हमेशा के लिए छोड़ने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने निर्वाण के दरवाजे को खोलने का फैसला नहीं किया, बल्कि एक दूसरे को गले लगाकर साथ रहने का वादा किया। फिर वे वहां से निकल गए और अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने का निर्णय लिया। मगर कहानी यहीं हुई। जैसे ही वे दोनों वहां से बाहर निकले, तभी हमने देखा कि कोई और व्यक्ति डाइनर में दाखिल हुआ। जैसे ही बारटेंडर ने उस शख्स को देखा, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। पहली बार ऐसा हुआ था कि बारटेंडर किसी को देखकर स्तब्ध रह गया था। आखिर वह शख्स कौन था? क्या वह किसी नए राज से पर्दा उठाने आया था? क्या कहानी में अब कोई नया मोड़ आने वाला था? और इसी रहस्यमयी दृश्य के साथ 5वां एपिसोड समाप्त हो गया। इस रोमांचक और रहस्य से भरी कहानी के अंतिम पड़ाव पर हम छठे और आखिरी एपिसोड में प्रवेश कर चुके हैं। ये एपिसोड कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है, जो अब तक की कहानी में उलझे हुए थे और जिनका रहस्योद्घाटन करना जरूरी था। की शुरुआत में हमारे सामने एक दिलचस्प तथ्य प्रस्तुत किया जाता है, जो पूरी कथा को और अधिक गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। बारटेंडर हमें उस रहस्यमयी द्वार के बारे में विस्तार से जानकारी देता है, जो लंबे समय से हमारी उत्सुकता का केंद्र बना हुआ था। वह बताता है कि इस द्वार के मध्य में जो विशाल पहिया स्थापित है, उसे व्हील ऑफ संसारा के नाम से जाना जाता है। इस पहिए का गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व है, क्योंकि यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र को दर्शाता है। यह पहिया 6 भिन्न भिन्न लोकों का प्रतीक है, जिन्हें सेलेटिन रेल्म, डेमीगॉड रेल्म, हंग्री घोस्ट रेल्म, रेल्म ऑफ हेल, एनिमल रेल्म और ह्यूमन रेल्म कहा जाता है। प्रत्येक लोक का अपना एक विशेष महत्व और भूमिका होती है, और यह सभी मिलकर उस व्यापक ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखते हैं, जो अस्तित्व के मूल सिद्धांतों में से एक है। इसी के साथ बारटेंडर हमें उन 5 प्रमुख पापों के बारे में भी बताता है, जिन्हें इंसान बार बार दोहराने के कारण जन्म और पुनर्जन्म के इस जाल में फंस जाता है और वह मुक्ति या निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाता। ये 5 पाप हैं: लालच, गुस्सा, भ्रम, अभिमान और शक। यह माना जाता है कि यदि कोई मनुष्य इन पापों से दूर रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है और वह निर्वाण के शाश्वत आनंद की ओर बढ़ सकता है, जहां उसे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अगर हम अब तक के सभी एपिसोड्स को ध्यान से देखें और उनका विश्लेषण करें, तो हमें यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक एपिसोड में इन 5 पापों में से किसी न किसी एक का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसने घटनाओं की दिशा और परिणाम को प्रभावित किया। पहले एपिसोड में हमने देखा कि लवान के लालच की वजह से परिस्थितियां बिगड़ती चली गईं और अंततः सब कुछ नष्ट हो गया। इस लालच ने उसे अपने मूल स्वभाव से भटका दिया और वह ऐसी गलतियां करने लगा जिनका खामियाजा उसे और उसके आसपास के लोगों को भुगतना पड़ा। दूसरे एपिसोड में टट के अभिमान ने उसे बर्बादी की राह पर धकेल दिया। वह अपने घमंड के कारण सही और गलत में भेद नहीं कर सका और इसी वजह से परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर हो गईं। तीसरे एपिसोड में मिन के पिता के क्रोध ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उनका गुस्सा उन पर इस कदर हावी हो गया कि वे अपने निर्णयों में संतुलन नहीं रख पाए और अंततः इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। चौथे एपिसोड में थनगत के भ्रम का चित्रण किया गया। वह अपनी मृग तृष्णा में इतना खो गया था कि उसे वास्तविकता का आभास ही नहीं हो पा रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपनी मां को बचा सकता है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। 5वें एपिसोड में संदेह और अविश्वास ने प्रमुख भूमिका निभाई। शक के कारण कई महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट नहीं हो पाईं और इसके परिणाम स्वरूप कई चीजें बर्बाद हो गईं। इसके अलावा हमें आन और वी की मृत देह भी दिखाई जाती है।
उनकी मृत्यु किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि बीमारी के कारण हुई थी। इस दृश्य में एक मार्मिक क्षण यह था कि उनके हाथों में मौजूद ब्रेसलेट एक दूसरे से चिपककर एक दिल का आकार बना रहे थे, जो यह संकेत दे रहा था कि कम से कम मृत्यु के समय वे दोनों एक साथ थे, जो उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। अब बारटेंडर हमें यह बताता है कि इन 5 पापों के अतिरिक्त एक ऐसा भी पाप है जो मनुष्य को सीधे नरक की ओर ले जाता है, जहां से वापसी संभव नहीं होती। यह सबसे भयानक और अक्षम्य पाप माना जाता है, अपने माता पिता या अपने ही बच्चे की हत्या करना। यही कारण है कि यह पाप अन्य सभी पापों से अधिक गंभीर और भयावह माना जाता है। अब इस रहस्य का भी पर्दाफाश होता है कि बारटेंडर ने स्वयं इन दोनों पापों को, उसने अपने माता पिता की भी हत्या की थी और अपने बच्चे की भी जान ली थी, जिसके कारण वह इस स्थान पर फंसा हुआ था। ये रहस्योद्घाटन दर्शकों को झकझोर कर रख देता है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वह ऐसा करने के लिए क्यों विवश हुआ होगा। कई लोग यह प्रश्न कर रहे थे कि यदि बारटेंडर इस स्थान पर कैद महसूस करता है तो वह वहां से भाग क्यों नहीं जाता। इस प्रश्न का उत्तर भी अब हमें मिलने वाला है। असल में इस बारटेंडर का नाम हुई था। जैसे ही यह नाम सामने आता है, कहानी हमें अतीत में ले जाती है, जहां हमें हुई के बचपन और उसके परिवार के बारे में पता चलता है। हुई का जन्म होते ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसकी परवरिश केवल उसके पिता वैन ह्यू ने की थी, जो एक साधारण बढ़ई थे। उन्होंने अपने बेटे को एक सिंगल पेरेंट के रूप में बहुत अच्छे से पाला और उसे जीवन की कठिनाइयों से बचाने की पूरी कोशिश की। वैन ह्यू न केवल अपने काम में निपुण थे, बल्कि वे हुई को भी बढ़ईगिरी का ज्ञान दे रहे थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा इस कला में पारंगत हो जाए और अपने जीवन को सफल बना सके। इसी दौरान उन्होंने एक विशेष दरवाजा बनाने का कार्य भी शुरू किया, जो आगे चलकर उसी डायनर के अंदर स्थापित किया गया, जहां आज हुई एक बारटेंडर के रूप में फंसा हुआ है। समय बीतता गया और हुई बड़ा होता गया। वैन ह्यू उसे अपने साथ डायनर में लेकर जाते, लेकिन उसे कभी भी अंदर जाने की अनुमति नहीं देते। हुआ केवल बाहर बैठकर अंदर की हलचल को सुन सकता था। उसने सुना था कि उस समय डायनर का बारटेंडर उसके पिता पर किसी बड़ी उधारी के कारण भारी दबाव बना रहा था। इसी दबाव के कारण वैन ह्यू भयभीत रहते थे और इसी के चलते वह उस रहस्यमयी दरवाजे को बनाने में लगे रहते थे। हालांकि वैन ह्यू ने कभी भी अपने बेटे को इस ऋण या दबाव की जानकारी नहीं दी। समय के साथ हुई बड़ा हो गया और उसकी शादी तय हो गई। शादी का माहौल बेहद खुशहाल था, हर कोई आनंदित था। लेकिन इसी बीच वैन ह्यू की अत्यधिक धूम्रपान करने की आदत के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं और हालत बेहद गंभीर हो गई। हुई ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया और वहां भर्ती कराया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। आगे क्या हुआ, इसका खुलासा कहानी में आगे किया जाएगा। कुछ समय बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि हुई की पत्नी गर्भवती हो चुकी थी। इस दौरान वैन अपने घर में उस रहस्यमयी दरवाजे पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वे बेहोश होकर गिर जाते हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट करने की सलाह देते हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान उनका बिल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे देखकर हुई को बहुत अधिक चिंता होने लगती है। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने अधिक खर्चों को पूरा करने के लिए वह क्या करे। वह सोचने लगता है कि अगर वह उस रहस्यमयी दरवाजे को बेच सके तो शायद उसे कुछ पैसे मिल सकते हैं, जिससे वह अस्पताल के भारी भरकम बिलों का भुगतान कर पाएगा। इसी विचार के साथ वह दरवाजे को उठाकर बारटेंडर के पास उस डायनर में जाता है और उसे दरवाजे को खरीदने का प्रस्ताव देता है। लेकिन बारटेंडर उसे यह कहकर मना कर देता है कि दरवाजे की कोई कीमत नहीं है, बल्कि इसके उलट वैन ही उस पर पहले से कर्जदार हैं। यह सुनकर हुई को और भी अधिक चिंता हो जाती है और वह बारटेंडर से यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर यह कर्ज कितने का है, क्योंकि अब उसके पिता इस कर्ज को चुकाने की स्थिति में नहीं थे। वह खुद ही इस कर्ज को चुकाने के लिए तैयार था। पहले तो बारटेंडर इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातों से यह स्पष्ट होने लगता है कि जब हुई की मां गर्भवती थी
तब उन्हें एक बेहद खतरनाक अनुवांशिक बीमारी हो गई थी जिसे थैलेसीमिया कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से काफी कम हो जाती है। इसका असर यह होता है कि शरीर की रेड ब्लड सेल्स पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, जिससे व्यक्ति को लगातार थकान और कमजोरी महसूस होती है। यह बीमारी इतनी गंभीर थी कि इसका असर न केवल हुई की मां पर पड़ा था, बल्कि यह उनके गर्भ में पल रहे शिशु यानी खुद हुई तक भी पहुंच चुका था। इसका मतलब यह था कि हुई के शरीर में भी ऑक्सीजन और खून की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही थी। यही कारण था कि हुई के जन्म से पहले ही उसकी रीढ़ की हड्डी में भी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थीं। उस समय हुई के पिता वैन सिर्फ एक साधारण बढ़ई हुआ करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। उनका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था, जिससे घर का खर्चा चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और उनके होने वाले बच्चे दोनों ही गंभीर बीमारी की चपेट में हैं और उनके पास उनके इलाज के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तब उन्होंने मजबूर होकर बारटेंडर के पास इस सौदे के तहत बारटेंडर ने वैन को यह वादा किया कि वह उसकी आर्थिक स्थिति को सुधार देगा और उसका काम इतना अच्छा चलने लगेगा कि वह अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को पूरी जिंदगी आराम से पाल सके। लेकिन इसके बदले में उसे एक भयावह कीमत चुकानी थी। उसे खुद बारटेंडर को मारना था। इस डील का कारण यह था कि अगर वैन बारटेंडर को मार देता तो बारटेंडर उस डाइनर से आजाद हो जाता और उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति बारटेंडर बन जाता। यह डाइनर एक ऐसा स्थान था जिसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। जब एक बारटेंडर इस डाइनर से बाहर निकलता तो उसकी जगह किसी और को लेनी पड़ती थी। इसी कारण वैन को बारटेंडर को मारकर उसकी जगह खुद बारटेंडर बनना था और इस डाइनर को संभालना था। यह चक्र सदियों से चलता आ रहा था। हर बार एक नया व्यक्ति बारटेंडर की जगह लेता था ताकि डाइनर कभी भी बिना संचालक के ना रहे। इसका मतलब यह था कि जो बारटेंडर वैन से पहले था उसने भी इसी तरह की किसी डील में शामिल होकर इस भूमिका को अपनाया होगा। बारटेंडर ने हुई को यह भी बताया कि इस डाइनर से बाहर निकलने के सिर्फ 3 ही तरीके थे। पहला तरीका यह था कि कोई निर्वाण का दरवाजा खोल दे, लेकिन यह केवल वही इंसान खोल सकता था जिसने अपने पूरे जीवन में कोई भी पाप न किया हो। दुनिया में ऐसा व्यक्ति मिलना लगभग असंभव था, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता भी तो वह करोड़ों में एक होता, जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। दूसरा तरीका यह था कि इस डाइनर में रखे सभी बल्बों को आत्माओं से भर दिया, लेकिन यह तरीका भी असफल साबित हुआ था, क्योंकि हर बार जब सारे बल्ब भर जाते थे तो नए खाली बल्ब अपने आप वहां प्रकट हो जाते थे। यही कारण था कि यह तरीका भी कभी सफल नहीं हुआ था। तीसरा और आखिरी तरीका यह था कि कोई बारटेंडर को मार दे, जिससे उसे इस चक्र से मुक्ति मिल सके। लेकिन दिक्कत यह थी कि बारटेंडर खुद अपनी जान नहीं ले सकता था। उसने कई बार कोशिश की थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया था। अब बारटेंडर ने हुई को यह सब बातें बताई ताकि वह समझ सके कि उसके पिता ने उसके जन्म से पहले क्या सौदा किया था, और अब वही सौदा हुई के सामने भी रखा जा सकता है। हुई को यह सब बातें सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब झूठ है, लेकिन बारटेंडर ने उसे यकीन दिलाने के लिए एक चाकू से अपने हाथ को काटा और कुछ ही पलों में वह जख्म पूरी तरह ठीक हो गया। यह देखकर हुई चौंक जाता है और उसे समझ में आता है कि बारटेंडर सच कह रहा है। इसके बाद बारटेंडर हुई को एक प्रस्ताव देता है। अगर वह अपने पिता को मारता है तो उसकी आत्मा को भटकने से बचाया जा सकता है। इसके बदले में वैन की आत्मा हुई के ही होने वाले बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लेगी और इस तरह उसकी आत्मा को डेविल के चंगुल से मुक्ति मिल जाएगी। बारटेंडर ने यह प्रस्ताव देते हुए एक विशेष पकवान तैयार किया जिसे मून फेस नेल्स कहा जाता था। इसे खाते ही हुई इस डील में शामिल हो जाएगा, लेकिन इसमें भी एक शर्त थी। हुई को तब तक इंतजार करना होगा जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता, और जैसे ही उसका बच्चा जन्म लेगा उसे अपने पिता को मारना होगा। इस प्रस्ताव को सुनकर हुई दुविधा में पड़ जाता है।
वह सोचने लगता है कि क्या वह यह कर पाएगा। वह वहां से दरवाजे को वहीं छोड़कर अपने घर लौट जाता है। घर लौटने पर वैन यह देखकर घबरा जाते हैं कि हुई दरवाजे को डाइनर तक लेकर गया था। वे नहीं चाहते थे कि यह दरवाजा बारटेंडर तक पहुंचे, क्योंकि वे बारटेंडर को और अधिक उलझाए रखना चाहते थे ताकि उनका बेटा इस चक्र में ना फंसे। लेकिन तभी उनकी पत्नी को अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है और उनका वाटर ब्रेक हो जाता है। अब स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। एक तरफ वैन की तबीयत बिगड़ रही थी और दूसरी तरफ हुई की पत्नी प्रसव पीड़ा में थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि पहले किसे बचाए। वह जल्दी से अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन 18 घंटे बाद भी उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती। डॉक्टर हुई से कहते हैं कि अब उसे एक कठिन फैसला लेना होगा। या तो वह अपनी पत्नी को बचा सकता है या अपने बच्चे को। यह सुनकर हुई का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह किसी भी हालत में दोनों को बचाना चाहता था और यही वह क्षण था जब वह सीधे डाइनर की ओर भागता है, जहां वह बारटेंडर से पूछता है कि क्या वह अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख पाएगा और उसका भविष्य क्या होगा। हुई की मनोदशा अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। वह इस भयंकर दुविधा में फंस चुका था जहां उसके पास समय बहुत ही सीमित था और उसे तुरंत निर्णय लेना था। डॉक्टरों ने उसे स्पष्ट रूप से बता दिया था कि उसकी पत्नी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो न केवल उसका बच्चा बल्कि उसकी पत्नी की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। दूसरी ओर उसके पिता वैन भी अपनी अंतिम घड़ियों की गिनती कर रहे थे। यह सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि हुई के पास सोचने का भी समय नहीं था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। वह अपनी पत्नी और अपने अजन्मे बच्चे दोनों को बचाना चाहता था, लेकिन यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह ऐसा कैसे कर सकता है। उसे लगने लगा था कि कोई शक्ति जानबूझकर उसे इस स्थिति में धकेल रही थी ताकि वह किसी भी हाल में उस डील को पूरा करने के लिए मजबूर हो जाए। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसे डेविल ने बड़ी ही चतुराई से रचा था। वह चाह रहा था कि हुई के पास और कोई विकल्प न बचे और वह मजबूरी में सौदे को स्वीकार कर ले। अब क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और हर बीतता हुआ पल उसकी पत्नी और पिता की जिंदगी को और ज्यादा खतरे में डाल रहा था, वह तेजी से दौड़ता हुआ सीधा उस रहस्यमयी डाइनर में पहुंच जाता है। उसने इस जगह को पहले भी कई बार देखा था, लेकिन आज पहली बार वह यहां किसी और ही मकसद से आया था। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। वह जल्दी जल्दी सांस ले रहा था और उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। डाइनर में पहुंचकर वह सीधे बारटेंडर के सामने खड़ा हो जाता है और बिना समय गंवाए उससे सवाल पूछने लगता है। उसने बारटेंडर से बहुत गंभीरता से पूछा, अगर मैं यह डील पूरी करता हूं तो क्या मैं अपने बेटे को बड़ा होते हुए देख पाऊंगा? यह सवाल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि अगर वह इस भयानक डील में शामिल होता है तो क्या उसे अपने बेटे के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन यह सवाल पूछने के बाद भी उसके दिमाग में एक और बात घूम रही थी जिसने उसे बेचैन कर रखा था। उसने बारटेंडर से एक और सवाल किया, मुझे यह कैसे पता चलेगा कि वैन की आत्मा सच में किसी तकलीफ में नहीं होगी? यह सवाल इसलिए जरूरी था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अपने पिता की आत्मा को किसी और भी अधिक भयानक पीड़ा में न डाल दे। बारटेंडर ने इस सवाल का जवाब बहुत ही ठंडे लहजे में दिया। वह पहले कुछ पलों के लिए चुप रहा, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, वैन ने इस दरवाजे के नाम पर तुम्हें पूरे 30 साल इंतजार करवाया। अगर उसने 30 साल बिता दिए तो मैं तुम्हारे बेटे के बड़ा होने तक का इंतजार क्यों नहीं कर सकता? हुई यह सुनकर कुछ देर के लिए चुप रह जाता है। वह बारटेंडर की बातों को दिमाग में दोहराने लगता है। इसका मतलब यह था कि अगर वह इस डील को स्वीकार कर लेता है तो कम से कम उसे अपने बेटे के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। लेकिन समय बहुत कम था और उसे जल्द ही कोई निर्णय लेना था। बारटेंडर ने आगे कहा, अगर तुम इस डील को अभी स्वीकार कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपने बेटे के पूरी तरह से बड़ा होने तक का समय दूंगा। वैन ने 30 साल तक इंतजार किया तो तुम भी थोड़ा और इंतजार कर सकते हो। लेकिन समय तेजी से निकल रहा था।
डॉक्टर उसकी पत्नी को सर्जरी के लिए ले जाने ही वाले थे, और अगर हुई ने जल्दी कोई फैसला नहीं किया तो वह दोनों को ही खो सकता था। इस बीच उसके पिता वैन भी अपने घर में अकेले बैठे अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। अब हुई के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं बचा था। अगर उसने सही समय पर फैसला नहीं लिया तो वह न सिर्फ अपने पिता को बल्कि अपनी पत्नी और बच्चे को भी हमेशा के लिए खो सकता था। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कठिन फैसला था जो उसे अब तुरंत लेना था। जब हुई ने उस डिश को खा लिया तो उसके सामने सबसे पहला और सबसे कठिन कार्य अपने पिता वैन को मारने का था। यह कार्य आसान नहीं था, लेकिन उसे यह करना ही था क्योंकि यही उसकी डील की शर्त थी। इसके बाद जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तब उसे वापस आकर बारटेंडर को भी खत्म करना था ताकि पूरी डील पूरी हो सके। यह एक ऐसा सौदा था जिससे वह पीछे नहीं हट सकता था। वह पूरी तरह से एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अंततः उसके पास कोई और उपाय नहीं बचा और उसने इस डील को स्वीकार करने का कठोर निर्णय ले लिया। अब जब उसने सौदा स्वीकार कर लिया तो अगला कदम था इसे अंजाम देना। उसने बिना किसी देरी के अपने पिता वैन के ग्लूकोज में एक जहरीला इंजेक्शन डाल दिया। जहर बहुत ही तेजी से अपना असर दिखाने लगा और वैन की मृत्यु ठीक उसी क्षण हो गई जब हुई का बेटा इस दुनिया में जन्म ले रहा था। जैसे ही वैन ने अंतिम सांस ली, हुई की आंखों के सामने अपने पिता के साथ बिताए सारे लम्हे घूमने लगे। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका और वहीं फूट फूट कर रोने लगा। उस वक्त वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसने सही किया या गलत, लेकिन एक बात तो तय थी कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ समय बीतने के बाद उसके बेटे को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से स्वस्थ था। उसकी पत्नी भी ठीक हो चुकी थी और किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं बची थी। यह देखकर हुई को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने अपने बेटे का नाम अपने पिता वैन ह्यू के नाम पर ही रख दिया, जो अब ह्यू कहलाने लगा। समय के साथ ह्यू धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने महसूस किया कि उसे अक्सर खांसी रहने लगी थी। ये एक ऐसी खांसी थी जो ठीक वैसी ही थी जैसी उसके दादा वैन को उनके अंतिम दिनों में हुआ करती थी। समय बीतता गया और इस दौरान हुई खुद भी निर्वाणा डोर को और सही बनाने के लिए प्रयासरत था। उसने इसे और अधिक उन्नत करने में अपना पूरा ध्यान लगा दिया था, लेकिन इसके साथ ही उसके मन में धीरे धीरे एक अजीब सा विश्वास जन्म लेने लगा कि उसके बेटे के भीतर उसके पिता की आत्मा ही बसी हुई है। उसे लगने लगा कि उसके पिता की आत्मा डेविल के पास नहीं गई, बल्कि उसके बेटे के अंदर ही समा गई थी। एक दिन अचानक से ह्यू को नींद में अपने दादा वैन की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह चिल्ला चिल्लाकर ह्यू से कह रहे थे कि वह उन्हें उसके अंदर से बाहर निकाल दे। उन्होंने उसे बताया कि उसके पिता हुई ने उनकी आत्मा को बंदी बना लिया है, उसे कैद कर दिया है और अब उसे ही उन्हें मुक्त करना होगा। यह सब सुनकर ह्यू घबरा गया। फिर जब वह वॉशरूम में गया तो उसने आईने में अपने दादा वैन की छवि देखी। वैन उसे पुकार रहे थे, उससे गुहार लगा रहे थे कि वह अपने पिता को बुलाए। ह्यू तुरंत भागते हुए अपने पिता हुई के पास गया और उसे सारी बातें बताईं। उसने बताया कि उसे उसके ग्रैंडपा दिखाई दे रहे हैं और वह ठीक उसी तरह से बात कर रहा था जैसे उसके दादा किया करते थे। यह सब सुनकर हुई को गहरा झटका लगा। वह बिना किसी देरी के भागते हुए बारटेंडर के पास गया। जब वह वहां पहुंचा तो बारटेंडर ने उससे कहा कि वह भी अपने पिता वैन की तरह ही धोखा कर रहा है। बारटेंडर ने बताया कि ह्यू अब 15 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक हुई ने अपनी डील पूरी नहीं की थी। यह सुनते ही हुई को गुस्सा आ गया और उसने बारटेंडर को खूब खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी, लेकिन बारटेंडर ने भी उसे खरी खरी सुना दी। उसने बताया कि जब इंसानों को कुछ चाहिए होता है तो वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जैसे ही वे उस चीज को किसी भी शर्त पर पा लेते हैं तो वे उन शर्तों को भूल जाते हैं। यही कारण था कि अब उसके बेटे और पिता दोनों को यह सब झेलना पड़ रहा था। वे अपने कर्मों की सजा भुगत रहे थे। गुस्से में आकर हुई ने पास में पड़ा हुआ चाकू उठा लिया, लेकिन यह सब बारटेंडर चाहता ही था। उसने हुई को और उकसाने की कोशिश की ताकि हुई उसे मार दे, हालांकि हुआ इसके बजाय उसे छोड़कर जाने लगा।
उसने सोचा कि यदि बारटेंडर के लिए यह डाइनर एक सजा जैसा स्थान था तो वह चाहता था कि वह और अधिक पीड़ा सहे। लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, बारटेंडर ने उसके पिता वैन और बेटे ह्यू की मौत को लेकर उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अब हुई का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था। वह तुरंत मुड़ा और बारटेंडर के पास आकर उस पर ताबड़तोड़ चाकू के वार करने लगा। उसने उसे तब तक बार बार मारा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई, और यही बारटेंडर चाहता था। मरते मरते वह मुस्कुराने लगा और हुई से कहा, तुम्हारा कर्मा तुम्हें इसकी सजा देने आ रहा है। इतना कहकर वह हंसते हंसते मर गया। जैसे ही बारटेंडर की मौत हुई, अचानक से पूरे डाइनर में अंधेरा छा गया। हर चीज धुंधली हो गई, और जब वहां फिर से रोशनी आई तो जो दरवाजा हुई ने बनाया था वह अब पुराने निर्वाणा डोर पर लग चुका था। बारटेंडर की लाश वहां से गायब हो चुकी थी। हुई ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की। उसने डाइनर का गेट खोला और बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर गया, वह खुद को फिर से उसी डाइनर के भीतर खड़ा हुआ पाया। उसे समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह खुद को डाइनर के अंदर ही पाता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वह अब इस डाइनर का नया बारटेंडर बन चुका था। डेविल की शक्तियों की वजह से वह एक अंतहीन लूप में फंस चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कोई व्यक्ति डाइनर के अंदर आ रहा था। लेकिन अब आपको एक बड़ा झटका लगने वाला था, क्योंकि यह महिला कोई और नहीं बल्कि सेकंड एपिसोड में दिखाई गई टवान की मां टट थी। टट अपने बेटे टवान की मृत्यु के कारण अत्यधिक मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजर रही थी। वह इस त्रासदी से पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी हमें फ्लैशबैक में एक दृश्य देखने को मिलता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि जब टवान की मृत्यु हुई थी तो टट उसकी लाइफलेस बॉडी और अपनी कटी हुई जीभ को लेकर अस्पताल गई थी। यह इस बात का प्रमाण था कि टट कितनी मजबूत महिला थी, क्योंकि इतने बड़े आघात के बावजूद उसने खुद को संभालकर अस्पताल तक पहुंचने की हिम्मत दिखाई। अस्पताल में जब नर्स ने टट की भयानक हालत देखी तो वह घबरा गई थी। डॉक्टरों द्वारा टवान की जांच की गई, लेकिन उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। टवान की मौत के बाद टट पूरी तरह से टूट गई थी। बाद में डॉक्टरों द्वारा उसकी जीभ की सर्जरी की गई और उसे दोबारा जोड़ दिया गया, लेकिन टट के लिए यह प्रक्रिया किसी पुनर्जन्म की तरह थी। उसे न केवल बोलने की कला फिर से सीखनी पड़ी, बल्कि चलने और सामान्य रूप से जीवन जीने की क्षमता भी दोबारा विकसित करनी पड़ी। टवान की मृत्यु के बाद वह महीनों तक किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि नहीं कर पाई थी, जिसके कारण उसका शरीर पूरी तरह से असंतुलित हो गया था। टट अपनी खोई हुई क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करती है। धीरे धीरे वह चलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हर क्षण उसे अपने बेटे टवान की याद सताने लगती है। उसकी मुख्य इच्छा यही थी कि वह किसी भी तरह से उस रहस्यमयी डाइनर का पता लगाए, जिसके बारे में मरने से पहले टवान ने बात की थी। जब वह पूरी तरह से चलने में सक्षम हो जाती है तो वह टवान के फोन के माध्यम से उस डाइनर का पता लगाने की कोशिश करती है और अंततः वहां पहुंच जाती है। यह वही दृश्य था जिसे हमने पिछले एपिसोड के अंत में देखा था। अगर आपको इस घटना का क्रम सही से समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप पहले वाले एपिसोड को फिर से देख सकते हैं, जिसमें मैंने विस्तार से पूरी घटना को समझाया था। खैर, जब टट डाइनर में पहुंचती है तो वहां की स्थिति देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है। वह धीरे धीरे उस रहस्यमयी दरवाजे की ओर बढ़ती है जिसके बारे में लोग डर के साथ बातें करते थे। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है, वहां लगे हुए सारे बल्ब अचानक चमकने लगते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि टट एक विशेष अतिथि है। डाइनर में मौजूद हुई टट को उस दरवाजे के बारे में बताता है और उसे खोलने का अनुरोध करता है, लेकिन टट का ध्यान किसी और चीज पर होता है। वह हुई को टवान की तस्वीर दिखाती है और इशारों में उससे यह जानने की कोशिश करती है कि क्या टवान को जिंदा किया जा सकता है। इस पर हुई उसे बताता है कि ऐसा संभव नहीं है। वह केवल लोगों की कुछ इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन मृत व्यक्तियों को वापस नहीं ला सकता।
इसके अलावा वह यह भी स्पष्ट करता है कि उसने टवान को मारा नहीं था, बल्कि टवान की खुद की अनुचित इच्छाओं ने उसकी मौत को आमंत्रित किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने टवान को चेतावनी दी थी, लेकिन टवान ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद हुई टट को एक अनोखी डील देने की पेशकश करता है, जो उसने पहले किसी को भी नहीं दी थी। वह अंदर जाकर बिटर मेलन लीव्स, करेले के पत्ते, लाता है और बताता है कि यदि टट इन्हें खा लेती है तो उसे अपने दर्द से मुक्ति मिल जाएगी, उसकी आवाज वापस आ जाएगी और साथ ही उसकी एक इच्छा भी पूरी होगी। टट इस दुविधा में पड़ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। एक ओर वह चाहती है कि वह हुई को मार दे, लेकिन दूसरी ओर हुई उसे बताता है कि यह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह उसे समझाता है कि यदि वह बदला लेने की इच्छा को त्याग कर माफ करने का विकल्प चुनती है तो उसे मुक्ति मिल सकती है। हुई उसे बताता है कि केवल क्षमा ही निर्वाण मोक्ष के दरवाजे को खोलने की कुंजी है। ये हमें हमारे हिंदू और बौद्ध दर्शन से जुड़े विचारों की याद दिलाता है, जिसमें माफी को सबसे बड़ा गुण माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यह बताया था कि क्षमा करने वाला व्यक्ति जीवन के कई बंधनों से मुक्त हो जाता है। टट इस विचार में डूबी रहती है और अपने बेटे टवान को याद करने लगती है। उसे रोना आ जाता है। वह अंततः बिटर मेलन लीव्स खाने के लिए तैयार हो जाती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि वह निर्वाण प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करेगी, क्योंकि दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। हुई भी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि दरवाजे के खुलने का अर्थ यह था कि वह इस जगह से मुक्त हो जाएगा और डाइनर अब हॉन्टेड भूतिया नहीं रहेगा। यह भी सच था कि टट ने कभी कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया था। अगर कभी उसने कुछ गलत किया भी था तो उसने उसका प्रायश्चित भी किया था। शायद इसी कारण से वह दरवाजा उसके लिए खुल रहा था। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटती है। टट अचानक अपना मन बदल देती है। वह हुई से बदला लेने का निर्णय लेती है और विष मांगती है कि हुई को उसी तरह मारा जाए जैसे डाइनर में आने वाले अन्य लोग मारे गए थे। यह सुनकर हुई डर से कांपने लगता है। वह मरना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि वह बाहर जाकर अपने परिवार से, अपनी पत्नी और बच्चे से मिल सकेगा, लेकिन अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तभी डाइनर में हर चीज हिलने लगती है। अचानक हुई के हाथ पर वही कट लग जाता है जैसा टवान के पहले एपिसोड में हुआ था। फिर उसके गले पर वही निशान बन जाता है जैसा मिन के पिता के साथ हुआ था। धीरे धीरे वह हर उस पीड़ा को महसूस करने लगता है जिससे डाइनर के अंदर मरने वाले लोग गुजरे थे। उसके पेट पर एक बड़ा सा कट लग जाता है, जैसे कि उसने गलती से नी को मार दिया था। फिर वह टवान के गिरने की पीड़ा भी महसूस करता है। अंततः वह तड़पने लगता है और उसकी हालत बहुत ही भयानक हो जाती है। डाइनर के अंदर लगे सारे बल्ब फट जाते हैं। हुई टट से हंसते हुए कहता है कि उसके कर्म ही उसे दंड देने के लिए लौट आए हैं। इसके साथ ही हुई की मृत्यु हो जाती है और डाइनर में अंधेरा छा जाता है। अब टट इस डाइनर में फंस जाती है। वह जितनी बार भी बाहर जाने की कोशिश करती, उतनी ही बार वह वापस अंदर आ जाती। इसका अर्थ था कि अब वह इस डाइनर की नई बारटेंडर बन चुकी थी। वह उस रहस्यमयी दरवाजे को देखने लगती है और इंतजार करने लगती है कि कोई वहां आए और दरवाजा खोले, ताकि उसे मुक्ति का मार्ग मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य से उसने बदले की राह चुनी थी, जिससे उसने भी एक नया पाप कर दिया था। और इसी के साथ डेविल्स डाइनर की कहानी समाप्त हो जाती है।